Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Shahid Rafi. Guys, I hope you all are doing well. Guys, आज जो है हम कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर है 2021 का, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास ये पेपर अवेलेबल नहीं है तो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज सिलेक्टेड, अपॉइंटेड, इलेक्टेड और नॉमिनेट। गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन पॉलिटी का ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आया है इंडियन पॉलिटी में से, आपको प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, चाहे उसकी टेन्योर हो, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन या सारी जो एलिजिबिलिटी हो, उसकी पावर्स हो, फंक्शंस हो, प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स एटसेट्रा, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन आया कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड और सिलेक्टेड। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ऑप्शन सी, दैट इज इलेक्टेड। देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इलेक्ट किया जाता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं जो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है। इंडिया का प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है वो है रामनाथ कोविंद, जिसको 2017 में इलेक्ट किया गया था। और इसका जो टेन्योर होता है वो होता है 5 ईयर्स का। आर्टिकल 56(1) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा। तो रामनाथ कोविंद जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है इंडिया के, उसको 2017 में इलेक्ट किया गया था फॉर 5 ईयर्स, और जो उसकी टर्म है वो 2022 यानी कि इसी साल जुलाई के इसी साल में 2022 में एक्सपायर होने वाली है। तो इसी साल जुलाई के 2022 में जुलाई में नए से प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। जो रामनाथ कोविंद था वो 14th प्रेसिडेंट था इंडिया का। री-इलेक्ट भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट को 5 साल, अगर उसकी जो टेन्योर है वो एक्सपायर हो जाए उसके बाद उसको फिर से 5 साल के लिए री-इलेक्ट किया जा सकता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है सिटीजनशिप पे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इनमें से किस बॉडी को अथॉरिटी दी गई है जो कि सिटीजनशिप अवेल करने के लिए कंडीशंस रख सकती हैं? किस कंडीशंस पे, किन कंडीशंस के बिना पे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, वो सब अथॉरिटी किसको दी है, वो सब डिसाइड करने की अथॉरिटी किसको दी गई है। देखिए, जो सिटीजनशिप है इंडिया की, अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप अवेल करनी हो या आपको सिटीजनशिप आपसे छीन ली जाएगी तो वो पावर किसके पास है? फर्स्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट एंड स्टेट जॉइंटली, या फिर ऑप्शन डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है दैट इज पार्लियामेंट। देखिए, जो सिटीजनशिप है उसको अमेंड करने के लिए, उसको प्रोविजंस, उसके लिए कंडीशंस जो है, किन कंडीशंस पे आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है, ये सब पावर जो हैं पार्लियामेंट को ही दिए गए हैं। आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो सिटीजनशिप को आपको छीन सकता है, सिटीजनशिप आपको ग्रांट कर सकता है, रिवोक कर सकता है, वो पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देगा। जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है वो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 to 11 में सारा डिस्कस है कि किसको सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाएगा, किसको सिटीजनशिप दी जाएगी, किससे सिटीजनशिप छीनी जा सकती है और कितनी सिटीजनशिप एक सिटीजन को दी जा सकती है। तो ये सब पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 में डिस्कस किया गया है। सिटीजनशिप पे जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं सिटीजनशिप पे, इसके अमेंडमेंट्स पे, इंक्लूडिंग द रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ 2019 जो है सिटीजनशिप का, वो उसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप उसको भी ज़रूर पढ़िएगा। तो सिटीजनशिप पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, जैसे मैंने कहा कि सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 में डिस्कस की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। वैसे ही DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट में डिस्कस की गई है। तो क्वेश्चन बताता है कि किस पार्ट के, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में वो डिस्कस की गई है। देखो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है जिसका मकसद होता है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना, इसके अलावा इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना। तो जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाना चाहेगी तो उनको ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती हैं इनको ध्यान में रखना होता है, इनको मद्देनज़र रखना होता है ताकि हर किसी को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल पाए और इंडिया एक वेलफेयर स्टेट बन पाए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है अब कि ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में ऐड किया गया है। देखिए, पहला ऑप्शन है पार्ट 4, सेकंड ऑप्शन जो है वो है पार्ट 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन है पार्ट
3rd of the Indian Constitution and the D option is Part 1 of the Indian Constitution. और इसका जो राइट आंसर है that is Part 4. DPSP is Part 4 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के Part 4 में आर्टिकल 36 to 51 में ऐड की गई है, डिस्कस की गई है। तो इसका राइट आंसर है Part 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा 4th क्वेश्चन है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज ए। देखो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स भी होते हैं। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है ऑर्डिनेंस इशू करने का, वो कौन सी पावर है? ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव पावर, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ऑप्शन सी लेजिस्लेटिव पावर और ऑप्शन डी क्वासी जुडिशियल पावर। देखो यूजुअली क्या होता है कि पार्लियामेंट में एक बिल पेश की जाती है, उसके बाद उस पर डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद दोनों हाउसेज जो हैं लोकसभा और राज्यसभा, वो दोनों हाउसेज उस बिल को पास करते हैं अगर वो लॉ बनाना हो, अगर वो लॉ इम्प्लीमेंट कराना हो, और फिर प्रेसिडेंट भी अपनी एसेंट देकर उस लॉ को पास कराते हैं, फिर वो एक्ट बनता है। लेकिन अगर अभी पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है, यानी कि आप समझो सिंपली पार्लियामेंट की छुट्टी है, पार्लियामेंट अभी काम नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं रिसेस के टाइम पे, यानी कि आप सिंपली समझो जब पार्लियामेंट बंद होगा उस वक्त कोई लॉ नहीं लाया जा सकता, तब पार्लियामेंट की छुट्टी होती है। देखिए पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, लेकिन इनके बीच में एक गैप होता है जब पार्लियामेंट काम नहीं करता है। पार्लियामेंट साल भर काम नहीं करता है तो कुछ दिन छुट्टी होती है, आप समझो सिंपली छुट्टी होती है, कुछ दिन बंद होता है पार्लियामेंट, तब वो वर्क नहीं कर सकता, तब वो काम नहीं करता, तब वो लॉज नहीं बनाता है। तो इस टाइम में अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इमरजेंसी आ गई, फॉर एग्जाम्पल पैंडेमिक आ गया, तो उस वक्त एक लॉ लाना जरूरी है। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, यानी कि लॉ पे एसेंट देके वो लॉ पास करा सकता है उस वक्त जब उसकी जरूरत हो। तो अब क्वेश्चन में बताता है कि ये कौन सा पावर है प्रेसिडेंट के पास जिस वक्त वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो ये एक लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि जो बिल होती हैं पहले वो लेजिस्लेचर से ही पास आके, पार्लियामेंट से ही पास होके फिर प्रेसिडेंट के पास आती है, फिर प्रेसिडेंट एसेंट देके उसको जो है लॉ करार करते हैं, एक्ट बना देते हैं। लेकिन अब अगर पार्लियामेंट सेशन भी नहीं हो, अगर आप पार्लियामेंट वर्क ही नहीं कर रहा हो अभी, तो उस वक्त पे सिंपली जाएगा प्रेसिडेंट के पास एक लॉ, वो उसको ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, एक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये एक लेजिस्लेटिव पावर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो हमारा 5th क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू डिसॉल्व राज्यसभा इन इंडिया। इनमें से किसको पावर दी गई है कि वो राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं? देखो डिसॉल्व करने का मतलब क्या होता है, अगर पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है उनका टर्म है, उनका टाइम होता है 5 साल, 5 साल वो पार्लियामेंट में रह सकते हैं, 5 साल वो पार्लियामेंट के मेंबर रह सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर अब 5 साल उनके ख़त्म हो गए, अब उनको जो है डिसॉल्व किया जाता है, अब उनको भी ख़त्म किया जाता है और नए से इलेक्शंस होते हैं, और उन इलेक्शंस के द्वारा जो है, उन इलेक्शंस के थ्रू मेंबर्स जो हैं इस असेंबली के, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है और फिर से एक असेंबली बनाई जाती है, फिर से पार्लियामेंट के हाउस के लिए मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि राज्यसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसको दी गई है। देखो राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट बॉडी होती है, परमानेंट हाउस होता है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं, उसके बाद उनको फिर से इलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। लोकसभा को प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे लोकसभा को प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन जो राज्यसभा है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। तो हमारा 6th क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट फंड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट फंड कंट्रोल करते हैं, उसी को पब्लिक पर्स कहते हैं। तो इसमें से कौन सी बॉडी जो है पब्लिक पर्स पे नजर रखती है, पब्लिक पर्स को गार्ड करती है? ऑप्शन ए है फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ऑप्शन डी इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखो कैग एक सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसका काम होता है जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, जो भी गवर्नमेंट खर्चा करने वाली होती है उस पे नजर रखना कैग का काम होता है। कैग ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है और प्रेजेंट कैग जो है, प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर था। तो गाइज ये 6 क्वेश्चन आए थे पिछले साल पॉलिटी के सेक्शन
सेक्शन में जो 2021 में पेपर आया था एंट्रेंस में, उसमें से यही 6 क्वेश्चन आए थे इंडियन पॉलिटी में। हम इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स बनाने वाले हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। हम जो बाकी सेक्शंस के रह गए हैं वो हम बाकी वीडियोज़ में कवर करेंगे, बाकी वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ भी कहना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके जो कमेंट है उसका रिप्लाई करूँगा, आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर ज़रूर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।